सी डिस्कशन की थी IFRS 15 के ऊपर। हमने उसमें डिस्टिंक्ट गुड्स की डेफिनेशन देखी थी, हमने उसके अंदर जो है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन देखी, याद आ रही? अच्छा, आज हमने थोड़ा मीनिंगफुल काम करना है आज। अच्छा, फिर हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देखा। व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट? एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इनिशिएटेड इन वन पीरियड एंड कंप्लीटेड इन द अदर। ऐसा मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू बुक होना चाहिए कैसे? नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंडीशन है 3। आप काम करें, कोई एसेट ना क्रिएट हो, कस्टमर उसका इमीडिएटली बेनिफिट लेता रहे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू बुक करना। आप काम करो, एक एसेट क्रिएट हो और वो डे 1 से कस्टमर के कंट्रोल में हो। आप काम करो, एक एसेट क्रिएट हो जो डे 1 से आपके पास हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी या कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो कि आप किसी और को दे ही नहीं सकते। ठीक है जी, और जितना काम आप कर लो इंशाल्लाह उसके पैसे आपको मिल सकते हो। ये बात समझ आती? अच्छा, हम बात करेंगे सर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की। पहले हम लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, ठीक है जी। और सुनना मेरे बच्चों, एक एग्जाम्पल जितने तरीके से देखोगे उतना ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएंगी। एक एग्जाम्पल दूंगा, आगे जितनी एग्जाम्पल है उससे कनेक्टेड है, इसी की जर्नल एंट्रीज भी बनाऊंगा। 2 टाइम पहले आईकैप ने इसकी जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, करेक्शन एंट्रीज समझ लो, यानी एग्जामिनर ने गलत काम किया और उसको सही करवाया। अगर आपको समझ ही जब आएगा करेक्शन एंट्री कर ही जब सकोगे जब इसकी एंट्रीज आती हो। अच्छा, इस पर्टिकुलर सवाल में जो पास पेपर में आया हुआ है, इससे पहले लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किताब में था, पेपर में नहीं आया हुआ था, लोग लिफ्ट नहीं कराते। अब इस पर अच्छा सवाल बन के आ सकता है 15 और 37 मिला के, ठीक है जी। IFRS 15 अभी पढ़ रहे हो, IAS 37 आगे जाके पढ़ोगे। IAS 37 कहता है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में लॉस कैसे बुक करते हैं, तो दोनों स्टैंडर्ड्स मिला के आ सकते हैं, ठीक है। IFRS 15 प्लस 37 दोनों की प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन रिपीट कर दें क्योंकि कल मैं नहीं आया था। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो एक साल में शुरू हुआ और किसी दूसरे साल में जाके खत्म हुआ, तो एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पे वो आधा पौना कंप्लीट था, ऐसा कह लो उसको, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, अज्यूम करते हैं जी मैंने एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है जी, और बिल्डिंग बनानी है मिसाल के तौर पर साहिल के लिए मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं हूं जनाब एक ठेकेदार, ठीक है जी। मैं कौन हूं? आपने इससे पहले अकाउंटिंग पढ़ी है एक ऐसे बंदे की जो बिल्डिंग बनवा रहा था IAS 23 में, याद आ रहा है, FAR 1 में। अब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो किसकी? वो बंदा जो बिल्डिंग बना रहा है, जो ठेकेदार है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पर बिल्डिंग बनाऊंगा, साहिल के से कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा। गौर से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। साहिल ने कहा जी मैं 15,000 रुपए दूंगा बिल्डिंग, कितने? 15,000। मैं मान गया, ठीक है, 15,000 रुपए में सारा काम बिल्डिंग मैं आपको बना के दूंगा, जमीन आपकी, बिल्डिंग मैं बना के दूंगा। पैसे कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे? थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे, ठीक है। गौर से सुनना, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे अब तक ईयर 0 पे मैं कितना खर्चा कर चुका हूं, कॉस्ट टू डेट। सर अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। सर मुझे लग रहा है मैं 12,000 में इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लूंगा। 12,000 का खर्चा आएगा और इंशाल्लाह ताला 15,000 रिसीव हो जाएंगे, तो मुझे कितने का फायदा होगा? क्या ईयर 0 पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक ओवरऑल प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है? क्या ईयर 0 पे ये प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है? ऐसा है, अगर ये प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो IFRS 15 के अंदर है, और अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है तो IFRS 15 में नहीं रहेगा, या IAS 37 में चला जाएगा। किसमें? IAS 37 में चला जाएगा। पहले सर ये होता था FAR 1 में, तो हम बच्चों को ये कहते थे चूंकि IAS 31 तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो तुम्हें करा नहीं रहे। अभी किसमें आ गया? अब इसका मतलब है आपने वो वाली साइड भी कवर करनी है क्योंकि IAS 37 आपके कोर्स में। क्या ये प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है? यस सर, बाय ऑल मनी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉलिंग अंडर IFRS 15। क्यों? प्रॉफिट मेकिंग है। क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट हमने सिर्फ साइन किया?
क्या हमने कोई परफॉर्मेंस दी है अभी तक? क्या रेवेन्यू बुक करने की बात होनी चाहिए अभी? नहीं, अभी उस वक्त कहाँ खड़े? ईयर 0 का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? आज ईयर 1 का भी स्टार्ट, काम का शुरू। ऐसा वक्त गुजरता रहा, काम होता रहा, पहला साल गुजर गया, कंप्लीट हो गया, हम खड़े हैं पहले साल के एंड पे। मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, ओवरऑल रेवेन्यू कितना? ओवरऑल रेवेन्यू सर 15,000 है। कॉस्ट टू डेट, गौर से सुनना, मैं अब तक खर्चा कर चुका हूं 3,000 का। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितने की? 9,000 की। मुझे लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट अब भी क्या है? एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है? प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी। क्या चेक करना है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है? ओवरऑल बेसिस है? यस सर, पक्का? गौर से देखना मेरे बच्चों। सेकंड स्टेप, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कितना काम हो चुका है? कितना काम हो चुका है? कितना काम हो चुका है? सर ये कैसे पता चलेगा कितना काम हो चुका है? तो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई? नहीं, थोड़ा बहुत काम हो गया, थोड़ा बाकी है। कितना काम हो चुका है? देखो, काम हो चुका है इसके लिए आपको एग्जामिनर 3 तरीके दे सकता है। कितने? वैसे तो ब्रॉडली 2 तरीके हैं, इनपुट मेथड और आउटपुट मेथड। ऐसा आउटपुट मेथड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जनाब, एक हमारे पास है जनाब, मिसाल के तौर पर सर्वेयर वर्क, ठीक है जी, सर्टिफाइड यार, ठीक है जी। ये आज कुछ अजीब सा फील नहीं हो रहा लाइट वाइट की? वो टीचर की लाइट है, उसका मुंह वहां किया हुआ है। ये खोल, मतलब ये बंद कर दो, बीच वाली खोल दो। बीच वाली खोलिए। ये सही था, ये सही था। चलो मट्टी पाओ, वर्क करो। यहाँ देखो सर, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इनपुट मेथड से भी आ सकती है, आउटपुट मेथड से भी आ सकती है। सर आउटपुट 2 मेथड होते हैं, सर्टिफाइड और सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड। सुनना जरा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सुनना। एक बिल्डिंग में बना रहा हूँ, कितना खर्चा करना है बिल्डिंग पर टोटल? कितना खर्चा करना था इस बिल्डिंग पर टोटल? 12,000। मैं कह रहा हूं आउट ऑफ 12,000 3,000 का खर्चा हो गया। अगर टोटल खर्चा 12,000 का करना है तो इसका मतलब है मैं अब तक 25% काम कर चुका हूं। यह है इनपुट मेथड। ये क्या है जनाब? आप ये चेक करो कि आपने इनपुट यानी खर्चा कितना करना था और आप खर्चा कितना कर चुके हो। दूसरा तरीका क्या है? आउटपुट मेथड। मिसाल के तौर पर सर आउटपुट मेथड में हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, इसके 5 फ्लोर हैं। कितने फ्लोर हैं? 1 फ्लोर में बना चुका हूं। कितना काम कंप्लीट हो गया? 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग 1 बना चुका हूं, कितना हो गया? 20%। ऐसा व्हाट इफ के मैं 2 बना चुका हूं, 2 बना चुका हूं, 2 40%। और सुनना, मैं 5 फ्लोर की बिल्डिंग में 2 बना चुका हूं, कितना काम हो चुका है? 40%। ऐसा अब गौर से सुनना, व्हाट इफ के मेरी आदत है कि मैं बुलाता हूं एक सर्वेयर को। ये सर्वेयर कौन होता है? चेक करता है कि काम कितना कंप्लीट हो चुका है। इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको 2 लोग अपॉइंट करते हैं, कस्टमर और सप्लायर मिला के। क्यों? कस्टमर और सप्लायर के बीच में जो पेमेंट्स हो रही होती हैं वो इस सर्वेयर की रिपोर्ट के हिसाब से हो रही थी। ये सर्वेयर कहेगा 30% काम कंप्लीट हो गया, कस्टमर 30% पैसे दे देगा। हमारे हिसाब से 2 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, कितना काम हो चुका है? 40%। सर्वेयर आया, उसने कहा जी मेरे हिसाब से तो 30% कंप्लीट है। जो आपने वॉशरूम बनाए हैं इसमें अभी तक लोटे वोटे अवेलेबल नहीं है, मुस्लिम शावर नहीं लगे हैं, पाइप नहीं लगे हैं, नलके नहीं लगे हैं, ठीक है जी, फॉल सीलिंग नहीं लगी हुई है, तो मैं समझता हूँ जी 2 फ्लोर पूरे नहीं है, काम कितना हुआ होगा? 30%। सर्वेयर आपको क्या देगा? एक सर्टिफिकेट देगा। मेरे हिसाब से काम कितना कंप्लीट है?
स्टैंडर्ड आपको कहता है चाहो तो 30% के हिसाब से स्टेज ऑफ कंप्लीशन रख लो, चाहो तो 40% के हिसाब से स्टेज ऑफ कंप्लीशन रख लो। ठीक है जी, एक पॉलिसी बना लो कि आप कॉस्ट की बेसिस पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे, सर्टिफिकेट की बेसिस पे निकालोगे, या खुद से हिसाब करोगे कि मैं कितना काम कंप्लीट कर चुका हूं, फिर आप वहां सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। अच्छा मुझे बताओ 40% बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी, इसमें सर्टिफाइड कितनी होगी? 30। सर्वे ने आगे का 30% कंप्लीट है, अनसर्टिफाइड कितनी है? 10%। स्टैंडर्ड कहता है आप चाहो तो 40% स्टेज ऑफ कंप्लीशन रख लो, चाहो तो आप 30% रख लो, चाहो तो आप कॉस्ट की बेसिस पे निकाल लो, लेकिन जो एक मेथड रख लो ना तो फिर जिंदगी भर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को उसी मेथड से लेके चलो। कौन सा? कॉस्ट तो इनपुट मेथड है ना, खर्चा कितना किया कितना करना था, बना क्या वो आउटपुट मेथड है। तो अब मुझे एक बात बताना समझ में, 3 मेथड्स कौन से? एक कॉस्ट वाला मेथड जिसको हम इनपुट मेथड कह रहे हैं, दूसरा मेथड आउटपुट में हम खुद असेस करें आउटपुट, तीसरा तरीका क्या है? हम असेस नहीं करें बल्कि किसको बुला लें? सर्वेयर को बुला लें। सर्वेयर की हमेशा कंजर्वेटिव रिपोर्ट होती है, वो हमेशा 5-6% कम ही सर्टिफाई करता है। ऐसा है? मुझे बताओ सर, इज इट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? यस सर, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट की बेसिस पे डिटरमिन करते हैं, आउटपुट की बेसिस पे डिटरमिन करते हैं, या सर्टिफिकेशन की बेसिस पे डिटरमिन करते हैं। ये मेरी मर्जी है, लेकिन एक दफा आपने जो पॉलिसी बना ली फिर उसके बाद उसको तब्दील करोगे तो आईएस 8 अप्लाई करना पड़ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अब बताओ मैंने अपनी पॉलिसी क्या रखी? कॉस्ट मेथड। कौन सी? मेरे प्यारे बच्चों में कितना खर्चा कर चुका हूं मैं? कितना खर्चा कर चुका हूं? 3000। कितना खर्चा मैंने टोटल करना है? 12000। तो बताओ कितने % कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है? छोटा सा टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं, अगर दिमाग खुला है तो। मुझे एक बात बताओ, 3000 रुपए का जो आपने खर्चा किया है आउट ऑफ 12000, आप कह रहे हो मैंने 25% काम कंप्लीट कर लिया, ऐसा है? ऐसा है? ये जो 3000 का सामान है, गौर से सुनना, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ सीमेंट ब्लॉक और बजरी और सरिये इस वक्त बिल्डिंग से बाहर पड़े हो, लगे ना हो बिल्डिंग? ये हो सकता है? ये हो सकता है? हो सकता है ना? ऐसा पॉसिबल है ना कि 3000 का हमने खर्चा किया और सरिये बजरी जो है वो ब्लॉक वगैरह हमने बाहर रखे? ऐसा हो सकता है ना? ये मेथड कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेथड कहता है जो चीज हमने खरीदी वो बिल्डिंग में लगा दी है, जो चीज हमने खरीदी वो बिल्डिंग में लगा दी है, वो बिल्डिंग में लगा दी है। ये याद रखना, कॉस्ट मेथड के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? आप कहते हो एवरी कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इज इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रॉपर्टी। हमने उस पर्टिकुलर एसेट के अंदर वो चीज क्या कर दी है? इनकॉर्पोरेट कर दी है। इस वक्त बिल्डिंग से बाहर कोई सरिया बजरी और सीमेंट वेमेंट नहीं पड़ा हुआ, सारी चीजें कहां लगी हुई? ये याद रखना, मैं आगे जाके पूछूंगा। ऐसा अब तो मैं FAR 1 नहीं पढ़ रहे हो, अब थोड़ा ज्यादा अच्छा सोचना है। कितने % काम कंप्लीट हो चुका है? इसका मतलब है सर बिल्डिंग 25% बन चुकी है, ऐसा? अब मेरा सवाल है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्यों डिटरमिन किया? आउटपुट मेथड आएगा सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड में तो नहीं आएगा ना, क्या बात कर रहे हैं? आउटपुट मेथड की 2 टाइप्स हैं। आउटपुट को सर्टिफाई करने आता है ना एक बंदा, जो चीज बन चुकी होती है, ठीक है जी। आउटपुट की 2 क्लासेस है, कौन सी? सर्टिफाइड और ये बजरी की बात मैं आउटपुट के लिए नहीं कर रहा, ये किसके लिए कर रहा हूँ? इनपुट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर आउटपुट मेथड यूज हो रहा होता तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन इससे कम होती ना, क्यों? अगर कुछ सरिये वरिये बाहर बड़े होते तो वो तो काउंट ही नहीं होता ना। तो कहते भाई अभी आया बिल्डिंग में नहीं लगा। हम यहाँ क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो सरिये सीमेंट बजरी ब्लॉक तारे वारे रस्सियां जो भी आई थी वो बिल्डिंग में लग चुकी है। इस वक्त बाहर चौकीदार की जरूरत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ो। इसमें इनपुट मेथड के अंदर हम ये गलती करते हैं कि अज्यूम करके चलते हैं हर एक चीज जो खरीदी गई है वो बिल्डिंग पे लग चुकी है। आउटपुट मेथड ऐसे नहीं होता। आउटपुट सर्टिफाइड हो या अनसर्टिफाइड हो, आउटपुट वही काउंट होता है जो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। हमेशा याद रखना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन जब कॉस्ट की बेसिस पर डिटरमिन किया जाता है वो हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो चीज खरीदी वो बिल्डिंग के अंदर लग चुकी है। सुनो मेरे बच्चों, सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें देख ली, बताओ इस वक्त मैं कहां खड़ा हूं?
पहले साल के एंड में। कहाँ खड़ा हूँ? अच्छा, तीसरा काम मैं करने जा रहा हूँ। क्या चीज? तीसरा काम मैं करने जा रहा हूँ, और सुनो ना ना ना, मैं एक चीज यहाँ लिखने जा रहा हूँ, बड़ी स्ट्रेंज चीज। मैं चाहूँ तो यहाँ वर्ड यूज कर सकता हूँ क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। मैं यहाँ अल्फाज लिख रहा हूँ एज एट P&L। कौन सा? एज एट P&L, ठीक है जी, एज एट P&L। वैसे इसके लिए और दूसरे अल्फाज भी यूज हो सकते हैं। क्या चीज? क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? मैंने ईयर वन में 100 रुपए कमाए, ईयर वन में 100 रुपए कमाए, फॉर द ईयर प्रॉफिट कितना है? एज एट कितना है? मैंने अगले साल 100 और कमाए, फॉर द ईयर कितना है? 100। अब तक का कितना हो चुका? तो ये जो एज एट P&L तुम्हें बताएगा कि अब तक कितना प्रॉफिट जमा हो चुका। ऐसा बताओ जी, अब तक कितना काम हो चुका है? आप इस 25% से रेवेन्यू बुक कर ले। कितना? 37। आप इसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से गौर से सुनना, कॉस्ट डिटरमिन कर लो। कॉस्ट कितनी? इन दोनों को मिलाओ और 25% अप्लाई कर लो। कॉस्ट कितनी? 3000। आप इसी से प्रॉफिट भी निकाल लो। कितना? 750। ये क्या आ गया? प्रॉफिट। ऐसा है मेरे बच्चों, थोड़ा सा और एक मुश्किल चीज एब्जॉर्ब कर लोगे? बताऊं? मुझे बताओ ये कॉस्ट टू डेट क्या है जो हमने खर्च किया जेब से? ऐसा है? मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने इन्वेंट्री खरीदी 100 रुपए की, इसमें से 80 रुपए की इन्वेंट्री बेच दी। बेची कितने में? 150 में बेची। 20 रुपए की इन्वेंट्री अभी भी मेरे पास कहाँ पड़ी है? क्लोजिंग स्टॉक में। इस 100 रुपए को क्या नाम दूं? इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्सपेंडिचर। क्या चीज? इस 80 रुपए को क्या नाम दूं? इसको नाम दे रहा हूं एक्सपेंस। ऐसा? दूसरे अल्फाजों में इस 100 रुपए को क्या नाम दूं? कॉस्ट इनकर्ड। क्या चीज? इस 80 रुपए को क्या नाम दूं? कॉस्ट चार्ज। क्या चीज? चार्ज का मतलब वो खर्चा जिसका बेनिफिट आप ले चुके हो, वो खर्चा जो P&L में चार्ज हो जाना चाहिए, वो खर्चा जिसके अगेंस्ट रेवेन्यू बुक हो चुका है। वो खर्चा जिसके अगेंस्ट रेवेन्यू बुक नहीं हुआ वो क्या है? इन्वेंट्री है, स्टॉक है। ऐसा? बताओ मेरा कॉस्ट इनकर्ड कितना है? कॉस्ट चार्ज कितनी है? अच्छा, ये कॉस्ट टू डेट क्या कहलाती है? ये कॉस्ट इनकर्ड है। क्या ये? कॉस्ट इनकर्ड है। चार्ज कितनी हो गई? ये कॉस्ट चार्ज है। यहाँ दोनों बराबर है, यहाँ दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने अज्यूम किया कि कोई बजरी, कोई ब्लॉक, कोई सरिया बाहर है ही नहीं। सारी चीजें कहाँ लग चुकी है? तो कोई क्लोजिंग स्टॉक नाम की चीज है ही नहीं। तो सर कॉस्ट मेथड में हमेशा कॉस्ट इनकर्ड और कॉस्ट चार्ज हमेशा 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 बराबर होंगे। ऐसा? आप कहोगे मैंने खर्चा किया 3000 का और 3000 पूरे के पूरे बिल्डिंग पे लग चुके हैं। कोई क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग स्टॉक नाम की चीज, कोई बजरी, सीमेंट, सरिया, लोहा, स्टील, ठीक है जी, कीले, हथौड़े, ये कोई चीज हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। ऐसा? अब बताओ मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं तीसरी चीज, ये कंपनी का पहला साल है, दूसरा साल है? पहला साल है। मैं एंट्री पास एक और चीज बना रहा हूं फॉर द ईयर P&L। बताओ इससे पहले कितना रेवेन्यू बुक कर चुके थे? 0। तो अब कितना बुक करना है? सर अब तक कितनी कॉस्ट बुक कर चुके थे इससे पहले? कॉस्ट चार्ज 0। अब फिर सर मेरे पास 750 क्या है मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऐसा? बताओ आइंदा के बाद मैं सबसे पहले क्या डिटरमिन करूंगा? ओवरऑल प्रॉफिट। के कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल है तो मैं क्या निकालूंगा? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मैं रेवेन्यू भी बुक करूंगा, कॉस्ट भी बुक करूंगा और प्रॉफिट भी बुक करूंगा। फिर मैं क्या बनाऊंगा? फॉर द ईयर P&L। ऐसा? ये बात समझ आती है? कॉस्ट मेथड की लिमिटेशन, जितना आपने खर्चा किया है आप कह रहे हो पूरा चार्ज हो चुका है, कोई हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक सीमेंट का, ब्लॉक्स का, सरिये का और क्या क्या होता है, इन किसी चीज का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ऐसा? 20 के नीचे क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक। सर ये कॉपी करें, हमारे पास कितने साल कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट के?
पहला साल। अब हम आ रहे हैं किस पे, सेकेंड ईयर पे। ईयर 2 में मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, सुनिएगा दोस्तों। कैलकुलेटर देना, थैंक यू, 1 मिनट में दे रहा हूँ। अच्छा जी सुने, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो रहा था। इतने में साहिल आया, साहिल ने कहा सर मुझे एक वॉशरूम ना टेरेस पे चाहिए। ठीक है जी, अच्छा मैंने कहा थोड़े पैसे ज्यादा हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है सर, मैं 500 रुपये आपको ऊपर दे दूंगा। ठीक है, एक वॉशरूम पर बना देना ताकि मैं सुट्टे पीते हुए इंपॉर्टेंट काम करूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने, उसने कहा सर घर में लोग होते हैं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। सुनो हैं, वॉशरूम पीते, शीशा पीते, शीशा कौन से वाला है, देखने वाला है तो क्या देखेगा उसको, हैं? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब मुझे एक बात बता सर, अब तक जो है खर्चा हो चुका है मिसाल के तौर पे 7,500 का। कितने का? 7,500 का खर्चा हो चुका है। और अब हमें लग रहा है कि मजीद खर्चा होगा 5,000 का। कितने का? 5,000 का। मुझे बताओ सर, ये टोटल खर्चा तो बढ़ गया, ये तो 12,500 हो गया। क्यों? नहीं, इससे वॉशरूम ऐड होने की वजह से खर्चा नहीं बढ़ा है सर। मसला ये है, कुछ चीजें जो है पाकिस्तान से बाहर से मंगवाते हैं, डॉलर के रेट चेंज हो गए। कोई चीज भी चेंज हो जाए सर, याद रखना कॉस्ट एस्टिमेट चेंज होता रहता है। ठीक है जी। अब बताओ कि आप भी ये प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कितना प्रॉफिट है? 3,000। क्या प्रॉफिट बढ़ सकता है? हाँ, ये कम हो सकता है। हाँ सर, कोई टेंशन नहीं है। अब बना स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा ये बताओ, 7,500 ईयर 2 का खर्चा है या ईयर 2 तक का खर्चा है? ये ईयर 2 तक का खर्चा है, अब तक का एज एड खर्चा ही डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करो, क्या बनता है? 12,500 सर। दिस इज ऑलमोस्ट 60%। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ईयर 2 में 60% कंप्लीट हुआ या ईयर 2 तक 60% कंप्लीट हुआ? इस 60% में 25% शामिल है। यस सर, ऐसा। अब बताओ एज एड पीएनएल, अब तक टोटल रेवेन्यू, अब तक टोटल रेवेन्यू 15,500 का 60%। अब तक टोटल रेवेन्यू जी 9,300। अब तक की टोटल कॉस्ट 12,500 से मल्टीप्लाई करना, कितने? 7,500। फिर अब तक का टोटल प्रॉफिट 1,800। मेरे बच्चों ये अब तक का पीएनएल है। लास्ट ईयर पीएनएल बनाया था, हाँ। इन दो का डिफरेंस देखो, इस साल मजीद कितना रेवेन्यू बुक करें? 5,550। इस साल मजीद कितनी कॉस्ट? 4,500। इस साल मजीद कितना प्रॉफिट? 1,000। सही कह रहा है लड़का। कितने साल हो गए इस कॉन्ट्रैक्ट को? 2 साल हो गए, ऐसा। अब फॉर द ईयर और एज एट में फर्क समझ आया? फॉर द ईयर का मतलब क्या है? इस साल कितना रेवेन्यू बुक करना है, इस साल कितनी कॉस्ट, इस साल कितना प्रॉफिट, ऐसा। एज एट का मतलब अब तक, अब तक, अब तक, ऐसा। मेरे बच्चों बोर्ड पे देखते रहे। लास्ट ईयर पे हम पहुंचे, आखिरी साल ईयर 3। अज्यूम करते हैं जी हमारे पास 15,500। सर अज्यूम करते हैं हमारे पास 13,000 रुपए का खर्चा हुआ और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कितने का प्रॉफिट आया? स्टेज ऑफ कंप्लीशन, एक काम मैं कर रहा हूँ फजूल का, आप पेपर में नहीं कीजिएगा। ठीक है जी, कितना आ रही है? 100% के हिसाब से फर्दर कॉस्ट को देखकर रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। फर्दर कॉस्ट को देख तो रहे हैं, इंक्लूड तो कर रहे हैं हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने जी। 100% का मतलब है पूरा रेवेन्यू। कितना अब तक या इस साल? अब तक की टोटल कॉस्ट 13,000। अब तक का टोटल प्रॉफिट 2,500। बताओ इस साल मजीद कितना रेवेन्यू बुक किया जाए? 15,500, 6,200, फिर कितना?
5,000 सर, आपने 5,000 तो नहीं लिया 3% निकालने में। कौन सा 5,000 नहीं लिया बेटा? इसकी बात करो, इन दोनों को मिलाओ तो आजकल क्या जवाब आ रहा है? ले तो लिया यहाँ पे, फर्दर कॉस्ट और टोटल कॉस्ट लेना ना हमने। हम कह रहे हैं 7,500 का खर्चा हो चुका है आउट ऑफ 12,500, आउट ऑफ 12,500। अखलाक जल्दी से बताओ ईयर 2 में क्या समझ नहीं आया? तुम थे नहीं जानी क्लास में, तुम्हारा अभी टाइम आ रहा है, 1.5 मिनट पहले तुम दोबारा आए जी। अखलाक जल्दी पूछो, क्या समझ नहीं आया इसमें? $15,500 कैसे आया? देखो तुम कह रहे हो मैं क्लास में था और झूठ। मैंने अभी बताया कि यार एक बंदे ने कहा कि जी वॉशरूम एक ऐड कर दें, मैं थोड़े पैसे बढ़ा देता हूँ, रेवेन्यू बढ़ा देता हूँ, पे काम करें, क्या करें, एक वॉशरूम ऐड कर दें, ऐसा हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अच्छा भाई, न्यूमरेटर में ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 12,500 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, 7,500 प्लस ऐसा। सर एज एट पीएनएल फॉर द ईयर, पीएनएल में कंफ्यूजन आ रही है, उर्दू जुबान में इसको दोबारा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। FAR1 का बच्चों का रिस्पॉन्स इससे ज्यादा अच्छा था। देखो सुनो, एज एट का मतलब होता है अब तक, फॉर द ईयर का मतलब होता है इस साल। बेटा अगर मैं सेकंड ईयर को देखूं, मैं कह रहा हूं अब तक रेवेन्यू 9300 का बुक हो जाना चाहिए। आप कह रहे हो मैंने लास्ट ईयर 3,750 का बुक तो कर दिया था, मजीद कितना बुक करूं? मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितने? 5,550। लास्ट ईयर मैंने 7,500 की कॉस्ट लास्ट ईयर तक मैंने इनकर कर दी थी, सर इस साल तक इनकर कर दी है। लास्ट ईयर कितनी थी? 3,000। मजीद कितना बुक करूं? 4,500। ऐसा, ये बात समझ आती? अब बताएं, अगर आप तीसरे साल देखें, आपको अब तक कितने रुपए का पीएनएल बुक प्रॉफिट, कितने रुपए का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए? 15,500 का। लास्ट ईयर कितना हो चुका है? तो बताओ फॉर द ईयर में कितना मजीद बुक करूं? 6,200। लास्ट ईयर की कॉस्ट कितनी हो चुकी है? 7,500। अली, हाँ अली 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 मामला नहीं, हाँ 1 मिनट में आ रहा हूँ। अब बताएं सर, 13,000 की टोटल कॉस्ट इनकर हो जानी चाहिए, 13,000 तक की टोटल कॉस्ट चार्ज हो जानी चाहिए। हम कितनी चार्ज कर चुके हैं लास्ट ईयर तक? मजीद कितना चार्ज करूँ? 5,500। बताओ मेरे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है? 700। मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों को ऐड करो, ये 2,500 बनना है। इन तीनों को ऐड करो, 2,500 बनना है, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, हर सवाल में मैं 4 स्टेप्स करूंगा। पहला स्टेप क्या होगा? मैं ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लूंगा। दूसरा स्टेप स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा। तीसरा स्टेप अब तक स्टेज ऑफ कंप्लीशन से जितना रेवेन्यू प्रॉफिट और कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए वो निकाल लूंगा, ऐसा। और फिर लास्ट ईयर से कंपेयर करके फॉर द ईयर निकाल लूंगा, ऐसा। मैं इसकी जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूँ, ये पहले कॉपी कर लूँ। लॉस आ जाए तो IFRS 15 खत्म, फिर IAS 37 में चले जाएंगे। ठीक है जी, वो भी हम सीख रहे हैं। कैलकुलेशन बता दें, मुझे ना एक और छोटा सा कैलकुलेशन करना चाहिए। बेटा 9,300 में से 3,750 निकलेगा तो ये बचेगा। 7,500 में से 3,000 निकलेगा तो ये बचेगा, ऐसा। ये जो 6,200 है ये कैसे आया? $13,000 माइनस 7,500 इज कितने? सर ये कैसे आया? ये इन दो को नेट करके भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है। यार मैं ये सोच रहा था बच्चे बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। ये आ सकता है सर कैसे? ऐसा नहीं, ऐसा है। FAR1 में समझ नहीं आया था, अब बहुत इजी लग रहा है।
हैं? ये क्लियर हो गया? चलो ये हो गया। अब आओ जनरल एंट्रीज पास करें। मेरे प्यारे बच्चों सुनो सुनो सुनो, इधर सारी चीजें छोड़ दो। जनरल एंट्रीज के लिए ना आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन सामने रखना है, एज एट P&L फॉर ईयर, ये आपने सामने रखना है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपने साल के पहले दिन से खर्चा करना शुरू किया होगा। करते 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 आप कहां तक पहुंचे होगे? साल के एंड तक। तो मुझे बताओ पहले साल आपने कितने का खर्चा किया, कॉस्ट इनकर कितनी? ये कहां से पता चला? ये यहां से पता चला। इसकी मैंने जनरल एंट्री पास की। क्या चीज? मैंने जनरल एंट्री पास की, हट जा भाई, ईयर 0 से लेके 1 तक। क्या चीज? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कितना? 3000। और ऐसा? क्या मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एसेट लिखा है? नहीं, मैंने क्या लिखा? ये याद रखना। साल के एंड में पता चला माशाल्लाह हमने रेवेन्यू कमा लिया कितने का? 3750। इस पे ईमान है कि पहले साल का रेवेन्यू 3750 है। मैं अपने पास एंट्री पास कर रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 3750। और रेवेन्यू का रेट कितने से? 3750। डन हो गया। ये हो गया मेरा पहले साल का। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री भी पास होनी, सेल की एंट्री पास होनी। हाँ, क्या एंट्री पास करूंगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, पता है कितने से? और अच्छा ये क्या है? कॉस्ट चार्ज। ये क्या था? कॉस्ट इनकर्ड। ये मैंने आपको कहा कि इस वाले मेथड में ये दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। ये इस एंट्री की फिगर कहां से आ रही है? इस एंट्री की फिगर, इस एंट्री की फिगर आ रही है यहां से। इसकी फिगर कहां से आ रही है? इसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से। डन। मैं कह रहा हूं 3000 का खर्चा किया, 3000 हमने पीएल में चार्ज भी कर दिए, उसके अगेंस्ट रेवेन्यू कितना बुक कर लिया हमने? 3750। अब एक बात बताओ, गौर से सुनो। तीन पार्टिसिपेंट है इसमें। चलो जी, क्या मेरी आ रही है आवाज? ऑनलाइन वालों क्या मेरी आवाज आ रही है? चलो जी सर आगे बढ़ते हैं हम दोस्त। बता हमने खर्चा कितने का किया था? 3000 का। पीएनएल में चार्ज भी कितना कर दिया? 3000। मेरा एक सवाल है सर, गौर से सुनना। यही आ रहा है ना सर? मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई, मैंने पैसे मांगने कस्टमर से, कितने पैसे मांगने? अच्छा मैंने उसको बिल भेजे 3750 के। मैंने कहा पैसा दो, इतना हमने कमा लिया। उसने कहा मैं आपको दूंगा सिर्फ 3200 रुपए, बाकी बाद में दूंगा। 3200 आपको दे रहा हूं, बाकी क्या एंट्री पास करूंगा? कैश डेबिट कितने से? और कितने से? अब बताओ, एग्जामिनर कह रहा है बैलेंस शीट का एक्सटेंड बनाओ, क्या करोगे? यहाँ रिसीवेबल दिखाऊंगा कितने का? 3750 माइनस 3200 कितना? ऐसा पक्का कर लोगे मैनेज? सर गौर से सुनो। अब बताओ ईयर 2 की एंट्रीज, उसका क्या करोगे? ईयर 2 की एंट्रीज के क्या करोगे? सेम। पहले एक काम करो, उसको कॉपी कर लो। शायद 3200 कैसे आया? इसमें गैप कम हो रहा है। ऐसा है?
वो झील पार्क के पास रहते हो? हाँ, कहाँ रहते हो झील पार्क के पास? कैफे चाइना मैं खालिद आगे रोड पे आ गया। तुझे पालने के लिए देखो ये भी करना पड़ रहा है। तेरी जिम्मेदारियां पूरी करते करते ये हाल हो गया। जो भी था हाँ, जो भी बच्चा था इन्होंने बस, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है? पश्तो आती है, मुझे उर्दू आती है। कौन सी जुबान? गालियों? हाँ हाँ, आप आना तो सिंधी समझ आ जाती है पूरी, सिंधी पूरी समझ आ जाती है। सिंधी मेरे सामने कोई सिंधी बोल रहा हो तो मैं सब समझ लेता हूँ क्या बोल। तारिक साहब के साथ रहते रहते भी बहुत सारी चीजें सीखी है। सर तारिक बोलते हैं भाई, एक दिन सर तारिक अपने भतीजे को डांट रहे थे, मैं पहली दफा उनको गुस्से में देखा। सर तारिक ने उसको कहा गाड़ी लेके तुम कहाँ गए हो? कहता मैं सीएनजी भरवा रहा हूँ। सर तारिक ने कहा से? कहता कारसाज। तो सर तारिक ने कहा तुम्हारे बाप ने कारसाज पे सीएनजी स्टेशन बनाया? तो मुझे याद है वाकई यार, कारसाज में कोई सीएनजी स्टेशन नहीं है। तो सर तारिक उसको कह रहे गुड़ तक लाए हो, गुड़ तक लाए हो। उस दिन मुझे पता चला इसका मतलब वो तो झूठ बोल रहे हो ऐसा। और सिंधी में बहुत सारे अल्फाज जो मैं क्लास में नहीं बोल सकता है। ठीक है, वो पश्तो आती है एक, इसको बस दो हैं। पश्तो को सिखा नहीं सकता किसी को ऐसी लैंग्वेज। आपको बचपन से आती हो तो आती हो, बड़े हो गए आप नहीं सीख सकते। पठान यहाँ भी बहुत आ गई, ये ऐसा काम है जो आप सीख ही नहीं सकते, मतलब जुबान है सारी। ठीक है जी, वाकई आपको बता रहा हूँ, पश्तो इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न है। किसमें? नहीं अरबिक नहीं, हिब्रू से जो है वो उसकी, क्योंकि एक वो है ना पठानों का जो कबीला है, पठान जो है वो उसके बारे में दो राय दी जाती है। या तो ये यहूदियों का ट्राइब है जो कहते हैं हमारा 13 ट्राइब मिस हो गया था, वो पठान है नहीं वो यही कहते हैं ना जो 13 ट्राइब मिस। दूसरा ये कि जो है ना वो तुर्क लोगों की एक शाख है। मंगोल्स की तो नहीं, जगह जैसे वो था कुतुबुद्दीन, वो सुल्तान गजनवी, महमूद गजनवी का अब्बा था, वो टर्किश था। उसकी नहीं, मुगल कहाँ, कौन सी तारीख पढ़ी है? आगे बढ़ो, सुनो। सेकंड ईयर की एंट्रीज पास करनी है। बताओ सेकंड ईयर में हमारी जेब से कितने पैसे गए? सर 7,500 रुपए का टोटल खर्चा हुआ है। ऊपर देखो 3,000 लास्ट ईयर हुआ था, तो एडिशनल 4,500। तो क्या एंट्री पास करूं? सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट ईयर 1 से 2 तक कितना, और कैश क्रेडिट कितने से? फिर इसके बाद सर हमने रेवेन्यू बुक किया फॉर द ईयर पीएनएल, देखो फॉर द ईयर पीएनएल 5,550। क्या एंट्री पास करूं? 5,550 और सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट ऐसा। अब बताओ जी, दो चीजें हो गई। अब बताओ पैसे मांगने का नहीं, बल्कि वो एंट्री भी पास करनी है ना हमने। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से मिलेगा हमें? फॉर द ईयर पीएनएल से। वो कितना है भैया? 4,500। ये आ गया इधर। और क्या ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं?
इस वाले मेथड में नहीं है, आउटपुट मेथड में हो सकते हैं डिफरेंट, ठीक है, वो भी आएगा आगे, रुक जाओ। जी मैम, कौन सी? देखो ये एंट्री पूरे साल पास हो रही होगी थोड़ी थोड़ी करके, हमें तो साल के एंड पे आगे पता चलेगा कि हमने कॉस्ट कितनी पीएनएल में डालनी, ठीक है। ये सेकंड ईयर के एंड पे है, ये सेकंड ईयर के एंड पे है, ये पूरे ईयर 1 से लेके 2 तक आ रही है। अब बता, हमने कस्टमर को बिल भेजा कितने का, 4,500 का, उससे हमें 4,000 रुपए का कैश भेज दिया, कितने का? तो हमने क्या किया, कैश डेबिट 4,000 और रिसीवेबल क्रेडिट कितने से 4,000। बताओ हमारा रिसीवेबल कितना रह गया? नहीं, लास्ट ईयर का रिसीवेबल है ओपनिंग 550, कितने रुपए की आपने सेल्स बुक की है? 5,550 की। कैश कितना आया? 4,000। क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ हमारे पास? 20, पक्का 2100। ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। आधे नशइयों ने इन दोनों को कंपेयर करके कहा 500 रुपए बैलेंस शीट पे डाल दें। तो नशइयों ये कॉस्ट है, नीचे रेवेन्यू है। बड़े हम आगे आओ जी, एक सवाल आपको दे रहा हूं सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। मुझे इसमें जनरल एंट्रीज नहीं चाहिए, कंप्लीट करके दे दो सवाल से, ठीक है। 1 साल की जनरल एंट्री पास कर देना बस। बड़े आगे पेपर में सवाल आया था, उस बंदे ने किया ये था कि रेवेन्यू बुक करना था इतने का, मिसाल दे रहा हूँ, कैश रिसीव होना था इतने का, उस बंदे ने कैश को रेवेन्यू में डाल दिया, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कोई एंट्री पास नहीं की, उसने कहा भाई ये करेक्शन एंट्रीज पास करके दे दो। आपको ये आती होंगी तो आप पास कर लोगे। रेवेन्यू कैश की बेसिस पे बुक होता है? नहीं सर, रेवेन्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे बुक होता है। पक्का कर लोगे? हाँ मेरे बच्चों में एक सवाल आपको देना, प्लीज बोर्ड पे देखो। शाबाश, शुरू हो जाओ। सिर्फ पीएनएल बना के देना है तुम, ठीक है। चलो जी मैं इसको करवा रहा हूँ, यहाँ देख लें सर। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 रेवेन्यू ओवरऑल प्रॉफिट में निकाल दूं 6,36,650, 6,36,650। कॉस्ट टू डेट 1,26, 2,94, 840, 494। फिर फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 294,000, 158, 760। क्या आ रहा है सर? ये 180 है पहले वाला। ये हमारा क्या ओवरऑल। फिर सर हमारे पास एसओसी सर 1,26,000 डिवाइडेड बाय 1,26,000 प्लस 294,000, ये 294,840 डिवाइडेड बाय 294,840 प्लस, और थर्ड ईयर में कितना कितना आ रही है?
इसी 30% से अब मैं क्या बना रहा हूं, एज एट P&L। इसी 30% से आपने क्या करना है, 6 लाख को मल्टीप्लाई करना है। कितना आ रहा है रेवेन्यू, कॉस्ट चार्ज्ड, चार्ज्ड जी सर, 30% ऑफ टोटल कॉस्ट 100 प्रॉफिट कितने का, ये मेरा पहले साल का एज एट P&L है, और पहले साल का फॉर द ईयर भी इसी तरह होगा। रेवेन्यू 180,000, कॉस्ट चार्ज्ड क्या बच रहा है, ये प्रॉफिट आ गया। अब सेकंड ईयर में आओ सर, 65% ऑफ 6,30,000, 20,409। अच्छा अब एक बात बताओ, लास्ट ईयर तक 180 का रेवेन्यू बुक कर चुके हो, मजीद कितना बुक करूं, 229,500 पक्का यही है ऑनलाइन वालों। लास्ट ईयर 65% के हिसाब से कितनी कॉस्ट आ चुकी थी सर तुम्हारे पास, 126, अब कितनी आ चुकी है 65% के हिसाब से, 294। बताओ कितना एडिशनल बुक करूं, 1688, क्या बचा रहा, 60। लास्ट ईयर सर 6.5 लाख। अरे लास्ट ईयर का हमने प्रॉफिट नहीं निकाला सर, सर 650। और 4,09,500 का डिफरेंस, 2,40,500, और फिर 199, 41 पक्का कर लोगे ऐसे, बड़े एक स्टेप आगे बढ़ जाए। अच्छा चले, मैं छोटा सवाल आपको दे रहा हूं करने के लिए, अगर कॉपी कर लिया आप लोगों ने। नहीं अब सुनो सुनो सुनो, एक छोटी सी चीज सुनो, एक छोटी सी कैलकुलेशन, बोर्ड में देखो। मैं आपको कह रहा हूं भैया हमारा रेवेन्यू है 100 रुपए का, हमारी कॉस्ट टू डेट है 20 रुपए, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है 60 रुपए, प्रॉफिट कितने का है 20 रुपए का, डन। एग्जामिनर कह रहा है स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 20%, बता रहा है एग्जामिनर। अगर मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन खुद कैलकुलेट करता तो, एसओसी अगर मैं खुद कैलकुलेट करता कॉस्ट बेसिस पे तो कितना आता, मैं कहता 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस या आता 25%। किसकी बात मानूं, अपनी बात मानूं या ये बात मानूं, डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी क्या है। आमतौर पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर दिया हुआ और एग्जामिनर साइलेंट है तो आपने वही यूज करना है, अज्यूमिंग के। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे कहूं, गौर से सुनना, इस स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू बुक करो, कितना जी 20। अब बताओ कॉस्ट चार्ज ना, यही कहानी खत्म। 20 और 80 को ऐड करो, 20% से मल्टीप्लाई करो, 16। आमतौर पे इधर 20 ही आ रहा था अभी तक, क्यों, क्योंकि आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन कर रहे थे किससे, कॉस्ट से, इनपुट से। आप कह रहे हो जितनी कॉस्ट लगी हम अज्यूम कर रहे हैं सब बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट होगी, यहां ऐसा नहीं है।
यहाँ ये कह रहे हैं कि जी आपने 20 रुपए का खर्चा किया है, लेकिन इस वक्त से 16 रुपए बिल्डिंग में घुसे हैं, बाकी बाहर जो है वो बजरी चरिया सरिया जो भी है वो बाहर पड़ा हुआ है। ऐसा अब बताएं सर, मेरे पास 4 रुपए का प्रॉफिट है, ऐसा मुझे बताओ ये कब ये वाला सिनेरियो आएगा? सर जब आउटपुट मेथड पे एग्जामिनर खुद आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन देगा। अब बताओ अगर मैं इसकी जर्नल एंट्रीज पास करूं तो मैं कहूंगा जी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट, पूरे साल में मैंने खर्चा किया कितने का, साल का एंड आया तो मैंने रेवेन्यू बुक किया कितने का सर, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, और अब बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से कितने अमाउंट में डाल दूं कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कितने से, 16 से, और क्या पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जीरो हो गई? नहीं सर नहीं, एक अमाउंट बच गई, वो कहां जाएगी? वो बैलेंस शीट पे जाएगी क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। वो कहां जाएगी? बैलेंस शीट पे जाएगी किस नाम से? अच्छा पिछले वाले केस में ऐसी कोई बगावती नहीं है, क्यों सर? आपने इनपुट मेथड से ही डिटरमिन किया, आपने कहा जितना मैंने खर्चा किया वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बिल्डिंग पे लग गया है, उसके बाद स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप डिटरमिन कर रहे थे। अभी आपने कहा नहीं भाई स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो एक बंदे ने आके देखा बिल्डिंग में कुछ सरिये लगे हुए कुछ बाहर पड़े हुए, उसने कहा बिल्डिंग कितनी कंप्लीट है 20%। तो मुझे एक बात बताओ सर, कल हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कुछ सवालात करेंगे कि जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन एग्जामिनर खुद दे यानी ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट दे तो क्या होगा सर, ये मामला आ सकते हैं। पक्का पक्का जी, दानी जी इंशाल्लाह आपसे सुबाने मुलाकात थी। ये कॉपी कर लो अगर किसी ने करना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की जगह अगर रॉ मटेरियल डालते हैं क्या आ सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की जगह हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, हाँ तो रॉ मटेरियल की एंट्री आ सकती है, रॉ मटेरियल डेबिट और